हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे जो हमने सीटेट प्रीवियस पेपर की जो सीरीज चला रखी है, ये जो 8 जनवरी 2022 को एग्जाम हुआ था उसके हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए थे। आज ये थर्ड पार्ट है और हमने 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान करने हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? एक मिनट, जरा मैं पेन ले लेती हूँ। ए है ग्राम पंचायत, बी है जिला पंचायत, सी है राज्य सरकार, डी है संघ सरकार। तो 61 का जो सही आंसर है वो है तीसरा, सी और डी, यानी कि राज्य सरकार और संघ सरकार। ठीक है, जो राज्य सरकार और संघ सरकार होती है ये तय करती है कि जो कृषि के श्रमिक हैं या निर्माण श्रमिकों को भुगतान करने हेतु न्यूनतम मजदूरी क्या देनी चाहिए। जो मनरेगा वाला सिस्टम है ना, आपने सुना होगा मनरेगा। मनरेगा क्या है, या नरेगा भी बोलते हैं। तो वो क्या है, वो है कि एक जो मजदूर है उससे पूरे जो जितने घंटे तय होते हैं काम के, 8 घंटे काम करने का, उसको कितना वेतन दिया जाएगा, ये उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो आपने देखा होगा जो ये नरेगा जो है उसके हिसाब से जो जब भी बजट पेश होता है, ठीक है, तो जो नरेगा वाले जो मजदूर होते हैं उनके लिए क्या है, वो ये निर्धारित होता है महंगाई भत्ते के हिसाब से कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से जो उनकी पर डे की मजदूरी है, जो पर डे का उनकी मजदूरी का हिसाब होगा वो कितना होगा। जैसे पिछली साल 150 था है, तो इस साल क्या है, जैसे महंगाई बढ़ गई है तो उतने ही परसेंट उनकी क्या है वो वेतन बढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो चीज है ये कौन तय करता है? ये तय करता है राज्य सरकार और संघ सरकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 62। दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ए जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी ना होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना। ये जो दादन व्यवस्था थी ये उसके बारे में बात चल रही कि ये क्या थी। ये 8th क्लास से पूछा गया है क्वेश्चन और हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो ये बोला गया है कि जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी ना होने की वजह से व्यापारी उन्हें कम पैसे दिए जाना। तो ये क्या था कि जो जुलाहे थे वो कपड़े बुनते थे और वो घर पे कपड़े बुनते थे, तो व्यापारी क्या करते थे, उनसे जो कच्चा माल था उसे ले जाते थे, ठीक है, जुलाहों से। तो उन्हें जो जुलाहे थे उनको मार्केट के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, बाजार के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, इसलिए वो बहुत ही कम रेट इनको जुलाहों को देते थे। ऑप्शन नंबर 1 ये कहता है। ऑप्शन नंबर 2, व्यापारियों को कच्चा माल जुलाहों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त परिवहन खर्च करना। देखो ये चीज गलत है, वो उनकी जो व्यापारी थे ना वो उनकी मदद नहीं करना चाहते थे जुलाहों की, बल्कि उनका वो शोषण कर रहे थे। ठीक है, 3rd है जुलाहों का कच्चे माल की गुणवत्ता पर कोई निर्णय ना ले पाना। और 4था है जुलाहों द्वारा भेजे गए तैयार उत्पादों पर व्यापारियों का कोई नियंत्रण ना होना। तो जो जुलाहे भेजते थे तैयार माल, उस पर पूरी तरह से व्यापारियों ने नियंत्रण कर रखा था। ठीक है, और ये जो किन व्यापारियों की बात हो रही है, ये उन व्यापारियों की बात हो रही है जो विदेशी व्यापारी थे। ठीक है, जो विदेशी व्यापारी थे वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से सामान लेते थे और अपने देश में निर्यात करते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, क्योंकि उनको बाजार की कोई भी जानकारी नहीं थी जुलाहों को, इसलिए उनका जो व्यापारी थे उनका शोषण करते थे और उन्हें कम पैसे देते थे। जितनी वो मेहनत करते थे उसके अकॉर्डिंग उन्हें पैसे बहुत कम देते थे। 63, निम्नलिखित में से क्या शहरी जीविकोपार्जन के ज्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा? जीविकोपार्जन का मतलब होता है रोजगार। ठीक है, जीवन को उपार्जित करने वाला या पालने वाला, तो इसका मतलब होता है रोजगार। ठीक है, आपको मतलब जो शहर है उनमें सबसे ज्यादा क्या चीज है जो रोजगार देने में मदद करेगी, ठीक है, या रोजगार उत्पन्न करने में मदद करेगी? पहला है रेहड़ी फेरी वालों
को प्रतिबंधित करना, सॉरी ये थोड़ा सी कुछ दिक्कत हो गई है, देखती हूँ मैं अभी। देखिए, रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को हटाना। देखो, ये जो रेहड़ी पटरी वाले मतलब जो ठेले वगैरह पे जो सब्जी बेचते हैं या कपड़े बेचते हैं, ऐसे साइकिल पे रख के या बाइक पे रख के क्या है कपड़े बेचते हैं, इनको इनको प्रतिबंधित करने वाला जो कानून है अगर वो हट जाए, कई जो बड़े बड़े शहर हैं जिनकी जो जो सड़कें हैं उनको खाली करवाने के लिए क्या करते हैं, ये रेहड़ी वालों को हटा देते हैं। ठीक है, ये जो पुलिस वाले होते हैं ये क्या करते हैं कि उनको हटा देते हैं, क्योंकि जो सड़क है उसका स्पेस कम हो जाता है ना, वाहन निकलने में दिक्कत होती है, तो क्या रेहड़ी वालों को हटा देते हैं। फेरी वालों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि ये अच्छा इलाका है तो इसमें क्या है, ये फेरी वाले नहीं जाएंगे जो सामान बेचते हैं। ठीक है, किसी में रेहड़ी में रख के या ऑटो ऑटो वगैरह में भी रख के कई लोग सामान बेचते हैं, साइकिलों पे भी रख के, मतलब जैसा उनके पास वाहन होता है वैसे वो रख के सामान बेचते हैं। तो अगर उन उन लोगों से प्रतिबंध जो है वो हट जाए तो उससे जो ये जो जीविकोपार्जन है या रोजगार है, आप इसको रोजगार समझ लीजिए, रोजगार में फायदा होगा या नुकसान होगा, ये चीज बोल रहे हैं। ठीक है, जो रोजगार है वो रोजगार के जो साधन है वो और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे या नहीं, अगर इस कानून को हटा दिया जाए जो रेहड़ी पटरी वालों पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो देखो इसका जो सही आंसर है ये मुझे पहला ही लग रहा है, क्योंकि अगर ये प्रतिबंध हट जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सकेगा। आप सड़क के किनारे देखें तो बहुत सारे जो लोग हैं वो जो बहुत सारी महिलाएं भी आपने देखी होंगी, जो छोटे छोटे कॉस्मेटिक के सामान है या छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कुछ सामान लेके बैठ जाते हैं, बेचते हैं, बैलून वगैरह बेचते हैं, छोटे बच्चों के छोटे छोटे टॉयज, छोटे बहुत कपड़े, ये सारी चीजें बेचते हैं। तो उससे क्या है, वो रोजगार है एक तरह का उनके लिए। ठीक है, तो उससे क्या है, रोजगार के रास्ते और ज्यादा खुल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 64। एक विशेष क्षेत्र जहां के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे कहते हैं मतदाता केंद्र। मतदाता केंद्र का मतलब होता है जहां पर आप वोट डालने जाते हैं उसको बोलते हैं मतदाता केंद्र। ठीक है, बी है सीट, यानी कि वो जो जहां के लोग उस सीट के लिए जो मत डालेंगे, ठीक है, जहां से अपना नेता चुनेंगे उस क्षेत्र को बोलेंगे सीट। या सी है चुनाव क्षेत्र, देखो सीट या चुनाव क्षेत्र का मतलब एक ही है। डी है क्षेत्र। ठीक है, तो जो 64 का सही आंसर है वो है बी। बी और सी दोनों, ठीक है, मैंने बताया ना सीट और ये दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला है, देखो इसको हम शारदा एक्ट भी बोलते हैं और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैंने बहुत बार देखा है, और ये सीटेट में नहीं और भी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये डीएसएसबी का ये समझ लीजिए कि फेवरेट क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत बार देखा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना कि जो शारदा एक्ट है ये आया था 1929 में। इससे पहले क्या था कि जो लड़कियों का क्या करते थे, बाल विवाह कर देते, तो उस बाल विवाह कानून पर एक तरह की लगाम लगाने के लिए ये कानून आया था। और इस कानून का समर्थन बहुत बड़े लेवल पर भारतीयों ने भी किया था, क्योंकि जो भारतीय लोग थे वो भी नहीं चाहते थे, ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, क्योंकि हमारा जो देश है वो 1947 में आजाद हुआ था। तो ये जो अधिनियम है ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। और जो हमारे भारत के लोग भी जानते थे कि जो बाल विवाह होता है वो एक तरह से लड़की और लड़के दोनों के लिए ही गलत है। ठीक है, क्योंकि जब हमारा विवाह जल्दी हो जाता है तो हमारा जो मानसिक विकास है कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है उस पर भी, और शारीरिक पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जितनी केयर आपकी मम्मी आपकी कर सकती हैं उतनी केयर आपकी सास नहीं आपकी कर पाएंगी। ठीक है, तो अगर 10-12 साल की बच्ची की शादी हो रही है तो उसको क्या परवरिश मिलेगी अपने ससुराल में, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई उसके खाने का ध्यान नहीं रखेगा, पीने का ध्यान नहीं रखेगा। और वो अगर 15 से 16 साल की उम्र में माँ बन जाएगी तो उसकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से खत्म, ना वो पढ़ सकती है ना लिख सकती है, उसकी अपनी कोई मानसिक क्षमता रहती ही नहीं है। जो जैसे लोग कह रहे हैं वो वैसे मान लेगी, क्योंकि वो इतनी छोटी बच्ची है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो इस
चीज को कम करने के लिए ये सारदा एक्ट लाया गया था जो 1929 में आया था। तो ऑप्शन देखते हैं कि इसमें क्या प्रावधान थे। पहला, 16 साल से कम आयु की लड़की और 18 साल से कम आयु का लड़का विवाह नहीं कर सकता। अब देखिए कितनी छोटी बच्ची की बात हो रही है कि कम से कम 16 साल की लड़की हो शादी करने के लिए और लड़का कितने का हो, 18 साल का। 16 साल की बच्ची का मतलब है कि वो 10th क्लास में पढ़ रही है। अब देखिए आप 10th क्लास की बच्ची क्या विवाह करने के योग्य है? मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे ना तो उसका शरीर ऐसा है कि वो एक अलग फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठा पाएगी, ना उसका मानसिक संतुलन ऐसा है कि वो इतनी स्ट्रांग है कि वो पूरे परिवार को सूझबूझ से चला पाएगी। और माँ बनने की तो वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है क्योंकि वो खुद ही बच्ची है, अभी 16 साल की बच्ची है। तो ये कानून लाया गया था, 16 साल की लड़कियां होंगी और जो लड़के होंगे वो 18 साल के होंगे। लेकिन अभी इस कानून को चेंज करके 18 साल की लड़कियां और 21 साल के लड़के का कानून है, जो भी मुझे इस टाइम पे लगता है कि कम है। लड़की और लड़कों को इनको समान कैटेगरी में रखना चाहिए और 22-23 साल से पहले ना तो लड़की को और ना लड़के को शादी करनी चाहिए, क्योंकि 22-23 साल से पहले क्या होता है, आप ना तो फिजिकली तौर पे शादी के लिए तैयार होते हो ना मेंटली तौर पे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है। नेक्स्ट देखते हैं 66, भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है? देखो जो संविधान है उसको क्या हमने एक जीवित व्यक्ति की तौर पे माना है। ठीक है, वैसे तो वो एक संविधान क्या है, एक रूलिंग बुक है। ठीक है, रूलों की एक बुक है जो पूरे देश के लिए है, बराबर उसको सभी मानते हैं। तो ये क्या है, एक जीवित दस्तावेज माना गया है। क्यों? पहला है भारतीय जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। दूसरा है, देखो ये जो चीज है ये अपनी जगह सही है, भारतीय संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। और दूसरा, संविधान का गठन भारत के वास्तविक लोगों द्वारा किया गया था, ना कि उसे बाहर से थोपा गया था। ठीक है, ये भी सही है। देखो ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है ये उसका आंसर नहीं है। अपनी जगह ये दोनों बात सही है, आप सही। और आप ये सबसे पहले ये सोचिए, सीटेट का सबसे जो प्रॉब्लम वाली चीज है ना, हम क्या क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा। हम बस लाइन देखते हैं कि अगर वो सही है तो हमने टिक लगा दिया, ये नहीं देखना है। अब इसमें क्या है, ये चारों ऑप्शन लगभग सही दे रखे हैं। देखो दोनों ऑप्शन ये ऊपर वाले सही है, पहला भी दूसरा भी, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन की पूर्ति नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, ये बात कुछ और हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड, संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। देखो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। वो जीवित दस्तावेज क्यों है, उस बात का आंसर ये है कि जो संविधान है, जो लोगों की बदल रही है जिंदगी, जो परिस्थितियां बदल रही हैं, उनके अनुरूप उन्हें ढालते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। ठीक है, ये जो संविधान है उसका एक वास्तविक अर्थ है जो भारत के लोग हैं उनके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 67, किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? पहला, मौलिक कर्तव्य या दायित्व है। ठीक है, जो मौलिक दायित्व कर्तव्य है वो अलग है और मौलिक अधिकार जो है वो अलग है। ठीक है, कर्तव्य होता है कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए, तो ये कितने हैं, ये मौलिक जो अधिकार है ये लगभग शायद मुझे ऐसा याद है कि ये 10 प्रकार के हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने, मौलिक दायित्व है, मौलिक कर्तव्य कितने 10। और ये स्वर्ण सिंह समिति ने लेके आए थे ये कि जो भारत के लोग हैं उनका भी कुछ दायित्व बनता है भारत के प्रति, उन्हें भारत के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो कभी डिटेल से मैं इसको पढ़ाऊंगी आपको। दूसरा है मौलिक अधिकार। तीसरा है नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक जो तत्व है उसमें बताया गया है कि राज्य की क्या ड्यूटी बनती है अपनी प्रजा के प्रति। ठीक है, एक जो राज्य है, जो सरकारें हैं, उनको क्या करना चाहिए अपने नागरिकों के लिए, तो नीति निर्देशक जो तत्व है उसमें ये बातें कही गई हैं। ठीक है, ये बहुत डिटेल वाली चीजें हैं, कभी मौका लगेगा तो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी।
और देखिए ये बोला गया मौलिक अधिकार, और नीति निर्देश तत्व मैंने आपको बता दिया, और फोर्थ है पंचायतें। तो देखो पंचायतों से अंतरात्मा का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसको बोला गया है, मौलिक अधिकार को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 68, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है। पहला है, देखिए जो कानून होते हैं ना वो भारत में दो टाइप से होते हैं, एक तो होते हैं दीवानी कानून और एक होते हैं फौजदारी कानून। ये भी सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, जब मैंने ये सीटेट क्लियर किया था तब उस साल भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैंने भी ये क्वेश्चन अपने पेपर में देखा था। तो पहला है, अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है। दूसरा है ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में अपराध है। सी है, न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से की जाती है। याचिका प्रभावित पक्ष का मतलब ये है कि जिसको प्रॉब्लम है, कोई कानून है, मतलब कोई भी तरह की उसके साथ क्राइम हुआ है, तो जिसके साथ क्राइम हुआ है केवल वो ही रिपोर्ट दायर कर सकता है, यानी कि वो ही कंप्लेंट कर सकता है जो प्रभावित पक्ष है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी के घर में चोरी हो गई, ठीक है, और उसके पड़ोसी उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वो कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। इसमें ये है, ठीक है, कंप्लेंट कौन सी मानी जाएगी, जिसके घर में चोरी हुई है अगर वो कहेगा कि हाँ मेरे घर में चोरी हुई है, तो ही जो पुलिस वाले हैं उसकी रिपोर्ट लिखेंगे। तो जो प्रभावित पक्ष है, मतलब प्रभाव किस पर पड़ा, जो क्राइम हुआ उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, तो वो रिपोर्ट याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, न्यायालय में वो ही याचिका दायर कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी और सी। देखिए आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी पूछना हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, और मैं डेली जो कमेंट होते हैं आपके जितने भी, मैं सबको देखती हूँ, और जो भी कमेंट आते हैं मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और मैंने अपने जो मेरा जो चैनल है उस पर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी को पढ़ाया है, 6 to 8 एनसीईआरटी, जो आपके सीटेट के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और सारे के सारे क्वेश्चन ये 6 to 8 वाली एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। आप बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर तैयारी मत करो सीटेट की, केवल 6 to 8 की बुक आप हिंदी में पढ़ने वाले सॉरी, अगर आप हिंदी में पढ़ने वाले हैं तो हिंदी की बुक खरीद लीजिए मार्केट से, और इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं तो इंग्लिश की बुक ले लीजिए और आप उसको सेल्फ स्टडी करिए। और आप चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, मैंने 6 to 8 एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बना रखी है, 6 to 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। फिर एक चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद क्या किया है मैंने, उसके बहुत डिटेल में आपको क्वेश्चन आंसर कराए। तो पहले मैंने उसकी थ्योरी कराई है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कराए, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, चैप्टर वाइज जो सीरीज चली हुई है थ्योरी की वो सीरीज मैंने अलग बनाई है, और चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज बनी हुई है वो मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप जाके देख सकते हैं। आप अगर एक बार जो प्लेलिस्ट है उसको देखेंगे तो आप जानेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ाया है पूरे की पूरे यूं ही की यूं ही एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, जो मैं उदाहरण भी दे रही हूँ, एक लाइन जो बोल रही हूँ वो सारे के सारे आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक बार मेरे कहने से आप जाकर विजिट करके देखें, अगर आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, आप मत देखना नेक्स्ट टाइम, लेकिन एक बार मेरे कहने से आप प्लीज विजिट करके देखें। देखिए निम्न 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में सही है। जो ये अधिनियम आया था 1989 में कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ जो SC ST हैं उनके साथ जो भी शोषण हो रहा था उसको कम करने के लिए एक ये अधिनियम आया था। तो उस अधिनियम के बारे में कौन सी बात सही दी हुई है। देखिए पहला है यह संविधान के अनुच्छेद 17 का संशोधन है। देखो अनुच्छेद जो 17 है वो अनुच्छेद जो 17 है उसमें अस्पृश्यता अनुमूलन की बात की गई है, यानी कि छुआछूत की बात की गई है। ठीक है, बी है
इनमें इसमें उन अपराधों की सूची है जिसमें अपमान के स्वरूप के तौर पर पहचाना गया है। यानी कि कुछ जो शब्द हैं जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जो हम कुछ भी अपमानजनक जो शब्द प्रयोग करते हैं उनकी पहचान करी गई है। मतलब कैसे ये माना जाए कि सामने वाले व्यक्ति ने ये अपराध किया है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को एसटी एससी को इंसल्ट किया है, ठीक है, उनको इंसल्ट किया है, ये कैसे समझा जाए। तो उन्होंने क्या है, एक पूरी की पूरी सूची तैयार की है कि ये अगर शब्द सामने वाला आदमी प्रयोग कर रहा है अपनी वाणी में, अपनी बोलचाल में, तब ये समझा जाएगा कि वो एसटी एससी के मतलब अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा अगर वो उनको अपमानजनक शब्द बोल रहा है। तो कौन कौन से शब्द होने चाहिए, कौन कौन से शब्द हैं जो अपमानजनक है एसटी एससी के लिए, उनकी एक सूची बनाई गई है, ठीक है। तीसरा है, इसमें आदिवासी और दलित, आदिवासी होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, उनको आदिवासी बोलते हैं, वो गांवों या शहरों में व्यवस्थित तरीके से नहीं रहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं। और दलित समुदायों की महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सूची, जो भी एसटी एससी की जो महिलाएं हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति जो बोलते हैं, अनुसूचित जाति कौन सी होती है, वो होती है एससी, और आदिवासी बोले या फिर हम उसको अनुसूचित जनजाति बोले, दोनों एक ही बात है। अनुसूचित जनजाति, देखिए अनुसूचित जनजाति और आदिवासी एक ही बात है, ठीक है। अनुसूचित जाति, इनको हम क्या बोलते हैं, एसटी, और इनको बोलते हैं हम अनुसूचित जाति को बोलते हैं एससी, ठीक है, और इनको हम दलित भी बोलते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, एससी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी अगर आपको क्वेश्चन का मतलब भी समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर कैसे देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है, अच्छा अभी एक ऑप्शन और रह गया है, पहले उसको देख लेते हैं। इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके द्वारा दलितों और आदिवासियों को वंचित रखा जाता है। तो इसका 69 का जो सही आंसर है वो हो गया सेकंड, कि बी और सी और डी सही है, ठीक है, कि जिन जिन चीजों से उनको वंचित रखा जाता है उनकी भी सूची है। जैसे जो पहले आजादी से पहले जो व्यवस्था चल रही थी उसमें क्या था कि जो कुछ जाति विशेष हैं, जैसे एससी एसटी हैं, उनको कई तरह की चीजों के लिए रोका जाता था, मना किया जाता था। तो उसमें ये जो सूची बनाई है उसमें क्या है कि आप कहीं भी किसी भी स्थल पर किसी भी व्यक्ति को जाने से नहीं रोक सकते हो। कोई व्यक्ति कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर बैठ सकता है, बातें कर सकता है, या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, मंदिर में, मस्जिद में, मजार पर, कहीं भी वो एंट्री कर सकता है, ठीक है। आप उससे उसकी कास्ट के आधार पर आप उसको नहीं रोक सकते हो, ठीक है। और जो सही भी बात है, मैं इस चीज का समर्थन करती हूँ कि जो भी लोग भारत में जन्मे हैं, जो लोग भारत के हैं, उनको किसी भी तरह की समुदाय के नाम पर या जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर किसी भी चीजों से रोका नहीं जाना चाहिए। जहां जो सार्वजनिक स्थान है जहां पर सब लोग जा सकते हैं, उन लोगों को भी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हमें कोई भी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये भारत जो है हमारा परिवार है, और जब तक हम जैसे मुट्ठी में 5 उंगलियां होती है ना, और जब 5 उंगलियां होती है तभी हमारी मुट्ठी बनी होती है। ये जो हमारा भारत है ये विविधताओं वाला देश है। तो इतनी सारी विविधताओं जो है, इतनी सारी जो जातियां हैं, इतने सारे जो धर्म के लोग रह रहे हैं, अगर वो साथ बन के रहेंगे तो हमारा जो परिवार है वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, ठीक है। विश्व में इसकी मिसाल दी जाती है आज भी और आगे तक दी जाएंगी कि इतनी विविधताओं के बाद भी जो देश है वो एक सूत्र में बंधा है। तो और ये कैसे संभव है, जब हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जहां हमने भेदभाव करना शुरू कर दिया वहां हमारा जो देश है वो टूटता जाएगा, और इसमें नुकसान सबका है, प्रत्येक भारतीय का है, ठीक है। भारत के सभी लोगों को नुकसान है अगर हमारा देश टूटता है तो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। क्यों उड़ाते थे? हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। संथाली भाषा बोलते थे। संथाल कौन होते हैं?
संथाल एक जनजाति है, ठीक है, जो ये मध्य भारत में पाई जाती है। ठीक है, जो संथाल है ये मध्य भारत में पाई जाती है, झारखंड की तरफ ये पाई जाती है। ठीक है, बिहार, झारखंड और इधर की तरफ पाई जाती है ये संथाल जनजाति, आंध्र प्रदेश उधर की तरफ। तो ये जो संथाल जनजाति है वो कौन सी भाषा बोलती है? संथाली बोलती है। तो वो संथाली बोलते थे और हिंदी नहीं जानते थे, इसलिए स्कूल में लोग उनको मजाक उड़ाते थे। अब देखिए, ये जो बात कही गई है ये किससे संबंधित है? समाजीकरण से नहीं। समाजीकरण का मतलब होता है कि जो बच्चा है वो समाज से पॉजिटिव चीजों को सीख रहा है। तो इसमें तो ये पॉजिटिव चीजों को नहीं सीख रहे हैं, इसमें क्या है, इन बच्चों की इंसल्ट करी जा रही है, कहीं ना कहीं उनका मजाक बनाया जा रहा है। ठीक है, जो गलत चीज है। ठीक है, हमें अपने बच्चों को और अपने खुद के बच्चों को और अपनी क्लास में, अगर हम टीचर हैं किसी स्कूल में कार्यरत हैं, तो हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में बात कर रहा है तो हमें क्या है, सबकी भाषाओं का सम्मान करना है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर हमारी भाषा हिंदी है तो हम हिंदी का सम्मान कर रहे हैं, बाकी भाषाओं का नहीं कर रहे हैं। भारत में जितनी भी भाषा है, और देखो हमारे संविधान में भी 22 भाषाओं को सम्मान दिया गया है। ठीक है, और भी आगे भी जिन भी भाषाओं के लिए मांग होगी संविधान में, उन सभी भाषाओं को क्या है, जगह दी जाएगी, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, प्रतिवादिता का, और नंबर तीसरा है हाशियाकरण का। देखो, जो हाशियाकरण होता है वो होता है किसी समुदाय को, किसी समूह को दूसरे लोग क्या है, अपने से अलग रखते हैं, अपने से अलग मानते हैं, अपने से छोटा मानते हैं, अपने से अलग मानते हैं कि हम हिंदी भाषी लोग हैं और ये संथाली भाषी लोग हैं। तो क्या है, ये अलग है और हम अलग हैं। हमें ऐसे नहीं मानना है, हमें किसी को हाशियाकरण के तौर पे नहीं मानना है, हमें किसी को हाशिए पे नहीं रखना है। हाशिए का मतलब है कि बाकी जो जातियां हैं वो एक गांव में रह रही हैं, लेकिन कुछ जातियों को क्या है, गांव से बाहर बसाया गया है कि तुम लोग गांव से बाहर रहोगे क्योंकि तुम अलग समुदाय से आते हो, अलग जाति से आते हो। उसको हम हाशियाकरण बोलते हैं कि बाकी सभी जातियां गांव के अंदर हैं, लेकिन किसी विशेष जाति को, किसी विशेष समूह को गांव के बाहर बसाया जाता है, क्योंकि वो किसी विशेष जाति से, इसलिए उनको गांव के बाहर बसाया जाता है। तो ये क्या है, हाशियाकरण, मतलब दूसरों को अपने आप से अलग मानना, अलग समझना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 71। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप धीरज बना के रखिए। जब तक आप इन सारी चीजों को डिटेल में नहीं समझोगे, जब तक आप एग्जाम में ना तो क्वेश्चन को समझ पाओगे ना ऑप्शन को समझ पाओगे। और अगर यहाँ आपने एक बार सारी ये जो शब्द है ना, अगर ये जितने भी शब्द आ रहे हैं पढ़ने में, वो अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम में उतना ही आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन और आंसर को हल करने में। देखिए 71, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीकरण पक्ष है? ए, समानता के मुद्दे, बी, न्याय के मुद्दे, सी, व्यक्तित्व के मुद्दे। तो इसका जो सही आंसर है, देखो व्यक्तित्व के मुद्दों से तो कोई मतलब है नहीं सामाजिक पाठ्यचर्या में। सामाजिक पाठ्यचर्या क्या होती है, समाज में क्या है, समानता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए सबके लिए, कानून क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 72, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां समीक्षात्मक चिंतन। समीक्षात्मक चिंतन क्या होता है कि कोई चीजों को हम तथ्य के आधार पर चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं तथ्यों के आधार पर। ठीक है, ये जो होता है समीक्षात्मक जो चिंतन होता है, ये एक तरह का मूर्त चिंतन होता है, मतलब उन चीजों के बारे में हमें पहले से पता है। जैसे अगर हमें किसी गाड़ी को रिपेयर करना है तो हमें चिंतन करना है कि भाई इसमें क्या गलती है और कैसे ठीक हो सकती है। ठीक है, ये तो हो गया समीक्षात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन बोल सकते हैं हम। अगर हम अमूर्त चिंतन की बात करें तो अगर हमें नई गाड़ी बनानी है, एक नए मॉडल की गाड़ी बनानी है जिसको हमने कभी नहीं देखा है लेकिन हमें खुद से तैयार करनी है, उसको बोलते हैं हम अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो ये समीक्षात्मक जो चिंतन कौशल है इसको विकसित करने का अवसर देती है। कौन सा कथन है, अब देखते हैं यह कौन सी गतिविधि है। पहला है किसी विशेष इतिहासकार के वृत्तांत के आधार पर किसी घटना के बारे में सीखना। ठीक है, मतलब कोई हमने जो इतिहासकार है उसका वृत्तांत देखा और उसकी किसी घटना के बारे में हम कुछ सीख रहे हैं, ये वाली बात सही है। या दूसरा है घटनाओं को तथ्य और सबूत के आधार पर जांचना। ठीक है, समीक्षा क्या है, तथ्य और सबूत के आधार पर जांचना। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड ही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान।
विषय शुरू करने से पहले, ये देखिए 7th क्लास एनसीईआरटी से आया है, 73 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है। यानी कि जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है, वो चल रहा है बहिर्भेदी वेदन अग्निय चट्टान। ठीक है, उससे पहले शिक्षिका ने क्या पढ़ाया होगा जिससे इसको रिलेट किया जाएगा। ठीक है, ये बात बोली गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है, मतलब इससे पहले क्या पढ़ाया जाना जरूरी है। देखो, इससे पहले लावा पढ़ाया जाना जरूरी है, इससे पहले पृथ्वी की आंतरिक जो संरचनाएं या आंतरिक भाग है उनको पढ़ाया जाना जरूरी है, या अवसाद को पढ़ाया जाना जरूरी है, अवसाद या तलछट, और या फिर डी बेसाल्ट को। देखिए मैं पहले बता देती हूँ आपको ये प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ाया जाएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर पढ़ाया जाएगा उनको लावा, फिर पढ़ाया जाएगा लावा कैसे निकलता है। लावा जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहले टाइप का होता है अंतर्भेदी। अंतर्भेदी क्या होता है कि लावा पृथ्वी की सतह तक नहीं आ पाता है ना। लावा क्या है, पृथ्वी की सतह तक नहीं आ पाता है। मान लीजिए ये क्या है, ये लावा है, और ये जो है ज्वाला, एक मिनट देखिए, ये ज्वालामुखी है। ठीक है, और ये ज्वालामुखी का मुंह है, और ये क्या है, लावा है। अब अगर ये ज्वालामुखी का जो लावा है ये यहाँ से उठता है, ठीक है, यहाँ से उठता है और यहाँ से उठते उठते यहाँ तक जाता है, और ये जो पृथ्वी की सतह है, ये वाली पृथ्वी की सतह है ना, यहाँ तक ना पहुंचकर ये यहीं पर ठंडा हो जाता है। ये मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। ठीक है, एनसीईआरटी में 7th क्लास में ये बहुत डिटेल से पढ़ाया, आप जाके देख सकते हैं। अगर यहाँ आके ठंडा हो जाता है तो इसको बोलते हैं अंतर्भेदी अग्निय चट्टान। अगर ये बाहर जाके ठंडा होता है, ज्यादा स्पीड से आएगा तो क्या है, ये बाहर भी निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, बहिर्वेदन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बहिर्वेदन। जब ये क्रेटर के मुंह से बाहर निकलता है, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं बहिर्वेदन चट्टान। ठीक है, तो इससे पहले क्या पढ़ाया जाना आवश्यक है, ये दोनों चीज पढ़ाई जानी आवश्यक है, ए और बी। और ये तो बाद की चीज है ना, जब लावा निकलेगा तो बेसाल्ट होएगा, जब लावा ठंडा होएगा तो बेसाल्ट होएगा। ठीक है, जो बहिर्वेदी अग्नि चट्टान है, जब ये ठंडी होंगी तो क्या बनेगा, बेसाल्ट बनेगा, और जब बेसाल्ट बनेगा तो हजारों साल बाद क्या होगा, वो अवसाद बनेगा। ठीक है, टूट फूट कर क्या है, वो अवसाद सेलों में परिवर्तित होगा, और अवसाद के बाद में क्या होगा, वो कार्यान्तित सेलों में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 25। सुश्री मोनिका अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती है। उत्प्रवास क्या होता है, किसी स्थान से जब लोग रोजगार के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रवास। उत्प्रवास मतलब छोड़ के जाना, उस स्थान को छोड़ देना। छोड़ देने का मतलब क्या है, उत्प्रवास। और जिस स्थान पर वो लोग जा रहे हैं उस वहां पर वो लोग क्या कहलाएंगे, अप्रवास, यानी कि वो आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो उत्प्रवास है उसको समझाने, जो सुश्री मोनिका अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण ऐसा है जो सबसे अधिक मदद करेगा। देखिए, पहला है ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय छात्र, दूसरा है सूडान में घटती जनसंख्या। देखो ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड वाला, ये बिल्कुल सही है कि सूडान की जो जनसंख्या है वो क्यों घट रही है, क्योंकि जो सूडान में क्या है, रोजगार नहीं है, और रोजगार के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो जब लोग निरंतर किसी देश में से जाते रहेंगे और दूसरे देशों में जाते रहेंगे तो क्या होगा, उस देश की जनसंख्या घट जाएगी जिस देश से वो लोग जा रहे हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाला दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। नंबर 3, बंगलुरु में बढ़ती आबादी। तो अगर बंगलुरु में आबादी बढ़ रही है तो वो किस वजह से बढ़ रही है, कि लोग वहां रोजगार लेने आ रहे हैं। ठीक है, रोजगार लेने आ रहे हैं इसलिए आबादी बढ़ रही है। तो ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है अप्रवास का। ठीक है, क्या वहां पर आके बस रहे हैं, अप्रवास, जहां आते हैं उसको बोलते हैं अप्रवास। और चौथा है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वो था सेकंड। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। प्लीज लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके जो भी फ्रेंड हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन वीडियो को प्लीज उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह से मेरे को और ज्यादा सपोर्ट करें।
और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।